हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। आज हम लोग लिमिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? लिमिट। अगर मैं लिमिट की बात करूं, ठीक है, लिमिट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो उसके लिए पहले हमको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने फंक्शन डील नहीं किया है। जब हम फंक्शन और रिलेशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं फंक्शन के बारे में बताऊँगा कि एक्चुअली में फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है ना, बाकी पैरामीटर्स, और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का क्या हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथम्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सारे फंक्शन हम लोग बहुत ही अच्छे से डील करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा जान लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल वे में बात करूँ तो फंक्शन है एक जो सिस्टम। ठीक है, जैसे कि एक सिस्टम होता है, हम इधर से इनपुट करते हैं कुछ, ठीक है ना, हम इधर से कुछ इनपुट करते हैं और हमको क्या मिलता है, इधर से आउटपुट मिलता है। तो समथिंग वैसा ही है यहाँ पर भी जो फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, फंक्शन है। अगर मैं एक वैल्यू एंटर करूँगा तो हमको एक इधर से वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं आउटपुट। इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट, है ना। इसको क्या बोलेंगे? इनपुट। ठीक है, सेम वैसे ही अब ये जो आउटपुट है, जो ऑल पॉसिबल आउटपुट होता है, ऑल पॉसिबल आउटपुट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। उसे क्या बोलते हैं? फंक्शन की रेंज। ठीक है, और ऑल पॉसिबल इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल पॉसिबल इनपुट। इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, इसे बोलते हैं डोमेन। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये दो सेट से मिलके बनता है। जो फंक्शन है ये दो सेट के बीच में बनता है। ठीक है ना। एक्चुअली में पहले रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किसी रिलेशन में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अभी हम रिलेशन और फंक्शन नहीं देख रहे हैं क्योंकि उसके लिए हमको सेट थ्योरी देखना है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि आप लोगों का जो वीक में 2-3 लेक्चर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैरेलली दो चीज़ें स्टार्ट करेंगे। एक तो कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कैलकुलस में हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं? लिमिट से। ठीक, और दूसरे पैरेलली हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैं स्टार्टिंग करूँगा सेट थियरी से। ठीक है, पैरेलली दोनों चीज़ें चलेंगी। इधर लिमिट के लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहेंगे 1, 2, 3 ऐसे करके, ठीक है ना, शेड्यूल्ड टाइम पे, और इधर आपको सेट थ्योरी के मिलते रहेंगे। ठीक है, एक लेक्चर लिमिट का होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, और एक लेक्चर क्या होगा? सेट थ्योरी का होगा। तो दोनों चीज़ें साथ में कंप्लीट होती रहेंगी। जब हम सेट थ्योरी कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग मूव करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर पे। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है वो 11th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों डील करेंगे। 11th का भी कोर्स कंप्लीट करेंगे और 12th का भी कोर्स कंप्लीट करेंगे इसी में, क्योंकि साथ ही में रहेगा तो पूरा रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट अच्छे से समझ में आएगा, है ना। 11th में ज़्यादातर फोकस फंक्शन पे किया गया और 12th में ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है? रिलेशन पे किया गया है। ठीक है, ये सेट थ्योरी जब हम कंप्लीट पढ़ लेंगे उसके बाद हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक्चुअली जो ये स्टार्टिंग होती है वो A क्रॉस B से होती है ना, रिलेशन और फंक्शन की। तो A क्रॉस B और ये ऑर्डर्ड पेयर, है ना, डिफरेंट चीज़ें हैं, सब सेट। वो सब हम सेट थ्योरी में अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, और इधर क्या है? लिमिट स्टार्ट हो रही है, उसके बाद पूरा का पूरा कैलकुलस समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर के कैलकुलस के एंड तक ये सीरीज़ चलती रहेगी, है ना। उस सीरीज़ का जो पहला लेक्चर है वो लिमिट का है, जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए फंक्शन की। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फंक्शन है या जो रिलेशन है वो सेट्स में डिफाइन होता है कि अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट बी से
किसी रिलेशन से, किसी रिलेशन के अकॉर्डिंग या किसी रूल के अकॉर्डिंग कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उनको हम एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि ऐसा अगर कहीं हो रहा है कि सिंगल इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट मिले, मल्टीपल आउटपुट, तो ये हमारे फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इज़ नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मल्टीपल इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट भी हो सकता है, ठीक है ना, मल्टीपल आउट, ठीक है ना, सिंगल आउटपुट नहीं। मल्टीपल इनपुट के लिए मल्टीपल आउट होगा, ठीक है ना, डिफरेंट इनपुट देंगे, डिफरेंट आउटपुट मिलेगा हमको, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल इनपुट की बात करें तो हम उसके लिए क्या होगा, सिंगल आउटपुट भी होना चाहिए, ठीक है, सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। सो मेन कंडीशन ये है, जैसे कि अगर मैं ग्राफ से इसको समझाऊं, ठीक है, अगर हम लोग इस चीज़ को ग्राफ से देखें तो जैसे कि ये ग्राफ बना हुआ है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर एक पर्टिकुलर x लेता हूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए पर अगर मैं y के पैरेलल लाइन ड्रा करूँ ऐसे, तो वो जो हमारा ग्राफ गिवन है उसको अगर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब एक x के लिए x इज इक्वल टू ए के लिए जो वैल्यू है वो भी सिंगल है, वो भी एक ही वैल्यू है, तो ये फंक्शन है, मतलब कि सिंगल x के लिए, सिंगल इनपुट के लिए हमको सिंगल आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सिंगल इनपुट के लिए हमको मल्टीपल आउटपुट मिले, तो वो हमारे फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे अगर मैं ये एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे ये y है और ये क्या है, x है, सो क्या ये फंक्शन होगा, ठीक है, क्या ये फंक्शन होगा? इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। सो यहाँ पे x की वैल्यू हमने ले ली 1, ठीक है, तो एक x के लिए हमको 3 y मिल रहे हैं, y पर हमें 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक वैल्यू ये मिली, ठीक है, एक वैल्यू ये मिली, एक वैल्यू ये मिली। सो हमने क्या किया, सिंगल इनपुट दिया और हमको 3 आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। सो ये हमारे फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट होना चाहिए, सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट होना चाहिए, ये फंक्शन नहीं। सो ये क्या है, इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिंगल इनपुट देने पे सिंगल आउटपुट मिले, ठीक है। सो अब मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। एक्चुअली में कैसे डिफाइन होता है, अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है, सो हम लिखते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या फिर ऐसे लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से, जहाँ ए के एलिमेंट्स को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, ए के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ए के एलिमेंट्स को हम लोग डोमेन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। इसी कोडोमेन का सबसेट है क्या, सबसेट है रेंज। कोडोमेन का मतलब पूरा का पूरा सेट बी, और रेंज का मतलब सेट बी के वो एलिमेंट जो हमारे फंक्शन में है, ठीक है। और ये ए क्या है, ये डोमेन है, नंबर ऑफ इनपुट्स, हम इनपुट्स में क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि डोमेन और रेंज पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको करनी है, ठीक है, ये मेन पॉइंट होता है कैलकुलस का। सो
सो इसको तो कंप्लीट करना ही है, जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। सो उसके पहले हम लोग ज़रा इस पर बात कर लेते हैं ना, ये देख रहे थे। तो इस तरीके से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2। सो ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ये एक क्या है, फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें ये जो x है ये हमारा इनपुट है। ये क्या है, इनपुट है, x क्या है, इनपुट है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोला गया, क्योंकि इस x की जगह पे हम फ्री हैं, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 -1 2 3 है ना, कुछ भी 1/2 3/2 कुछ भी वैल्यू हम इस x की जगह पे पुट कर सकते हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो भी हम इनपुट देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। अपने डोमेन पे डिपेंड करेगा, बस कि डोमेन से बाहर का कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो y है, ये जो y है ये किस पे डिपेंड करेगा, x पे। जैसे ही हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको y मिलेगा, इसलिए हम लोग y को क्या बोलते हैं, y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये y कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। हिंदी में बोलेंगे इसको स्वतंत्र चर, वेरिएबल का मतलब चर राशि होता है, और इसे क्या बोलेंगे, परतंत्र चर, मतलब डिपेंडेंट, दूसरे पर आश्रित है, आश्रित चर भी बोलते हैं इसको। दूसरे पर निर्भर कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। x की जैसी वैल्यू हम इनपुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको y मिलेगा, है ना। जैसे हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, सो y क्या मिलेगा हमको, y मिलेगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5। अगर x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, सो y हमको क्या मिलेगा, -1, ठीक है, y हमको मिलेगा -1। तो इस तरीके से जो y है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सो ये हमको समझ में आ गया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ज़रा देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो ग्राफ के लिए हम ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को देखते हैं। इस एक्सिस पे हम दिखाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और इस एक्सिस पे हम लोग इसको दिखाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हम यहाँ पे x को रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, y को रिप्रेजेंट करेंगे, और x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है, उनको आपस में मिला देंगे तो ग्राफ बन जाएगा। जैसे अभी मैंने एक यहाँ पे लिखा था, एक ऐसे मान लो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एक्स, जो x है वही y है। सो अगर मैं इतनी डिस्टेंस लेता हूँ x पे, ठीक है, सो हमको इतनी ही डिस्टेंस किस पे लेनी है, y पे, सो हमको एक पॉइंट मिल जाएगा, है ना। इतनी डिस्टेंस में अगर लेता हूँ x पे, और इतनी ही डिस्टेंस में अगर y पे लेता हूँ तो ये दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इतनी डिस्टेंस अगर मैं लेता हूँ x पे, और सेम इतनी ही डिस्टेंस अगर मैं लेता हूँ y पे, है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर भी। सो इस तरीके से हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अगर उन सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं, और इस ग्राफ को नाम देते हैं y। यहाँ पे y लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ x। जो फंक्शन हो, जैसे कि y इज़ इक्वल टू एक्स, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। हम लोग ग्राफ को भी अच्छे से अलग से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा ग्राफ पढ़ना है अलग से, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है, कि ग्राफ क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन है, जिसको हमने पिक्चराइज कर दिया है ना, एक पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, एक फिगर के फॉर्म में, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को विजुलाइज करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक। सो अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने बताया कि एक फंक्शन क्या है जो कि एक सेट A से दूसरे सेट B में डिफाइन होगा, ठीक है। सेट A के जो एलिमेंट्स होंगे
या जो हम वैल्यू इनपुट कर सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे डोमेन, और जो फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको मिल सकता है आउटपुट में, जो पॉसिबल आउटपुट है, उसे हम लोग रेंज बोलेंगे। ठीक है ना, ये बस इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। एक फंक्शन एज ए सिस्टम की तरह है जिसमें हम एक वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा। कंडीशन क्या है, मैथमेटिक्स में हम फंक्शन उसे बोलेंगे जो सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट देता हो। ठीक है, सिंगल इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। अगर हम डिपेंडेंट एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो मोर देन वन पॉइंट पे कट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, टच या फिर कट नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे बना है, ऐसे ग्राफ बना है, और अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ दो जगह पर कट हो रहा है ना, तो ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से जो डिफाइन होता है उसे हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, उसे फंक्शन नहीं बोलेंगे। ओके, सो हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लिया। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये जान गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये जान गए। ठीक है, अब ये फंक्शनल वैल्यू क्या है, फंक्शनल वैल्यू ज़रा इसको जान लेते हैं। फंक्शनल वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। जैसे कि ये डिफाइंड है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से डिफाइंड है 3x² + 4x - 2। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पर क्या पता करूं, y की वैल्यू कैलकुलेट करूं या फिर f(x) की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, f ऑफ 2। इसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल वैल्यू। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 - 2। आंसर क्या मिलेगा, 4 × 3 12 प्लस 8 - 2। ठीक है ना, 18 हो जाएगा आंसर। सो ये जो 18 वैल्यू आई यही क्या है, फंक्शनल वैल्यू है। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, अपने चैप्टर की तरफ जो हमको स्टार्ट करना है, जो है लिमिट। ठीक है, सो लिमिट क्या है, लिमिट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, सो लिमिट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट इज द बिहेवियर ऑफ any function at a given point, say x is equal to a। ठीक है, सो लिमिट क्या है, लिमिट बिहेवियर ऑफ फंक्शन है, फंक्शन का बिहेवियर है। ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट x किसी गिवन x के लिए, जैसे x इज इक्वल टू a मान लें, सो उस x पर फंक्शन का नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, ठीक है, वही लिमिट होता है। अब इसको अभी ये डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा मैं ग्राफ से समझाता हूँ। जैसे कि मान लें कि ये एक फंक्शन है जिसका ग्राफ बना हुआ है, ये y है, ये x है। ठीक है, एक ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ, सो मान लें कि यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से कोई फंक्शन है जिसको हम लोगों ने क्या बोला, f ऑफ x। अगर मैं x इज इक्वल टू a पर मैं बात करूं, ठीक है, x इज इक्वल टू a पर, सो इस पॉइंट पर जो ग्राफ का नेचर है, इस पॉइंट पर जो ग्राफ का नेचर है वो हमको देखना होता है। ठीक है, लिमिट के लिए। सो किस तरीके से देखना है कि जो फंक्शन है वो अप्रोच किसको कर रहा है, अप्रोच ऑफ फंक्शन किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है। फंक्शन के अप्रोच से मतलब हमको फंक्शनल वैल्यू से है। ठीक है, फंक्शन का मतलब हमको किससे होता है, फंक्शनल वैल्यू से। हम कुछ भी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आउटपुट कैलकुलेट करना चाहेंगे। ठीक है, सो हमारा किससे मतलब है,
आउटपुट से, कि हमें पर्टिकुलर एक्स के लिए क्या क्या आउटपुट हो सकता है। तो अगर मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ, आउटपुट के नेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू ए पर हमको आउटपुट क्या मिलने वाला है, ठीक है, क्या मिलने वाला है डिफरेंट तरीके से देखने पे, उसी की स्टडी है लिमिट, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए पर जो पॉइंट है, ठीक है, उसके जस्ट पहले हमारा फंक्शन किस वैल्यू को अचीव करना चाहता है और उसके जस्ट बाद हमारा फंक्शन किस वैल्यू को अचीव करना चाहता है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू हमको देखनी होती है, हमको क्या देखनी है, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए। हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं देखनी है, हमें क्या देखनी है, लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो लिमिट क्या हो सकती है, लिमिट क्या हो सकती है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए की। सो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है, जैसे कि मैं अगर 4 की बात करता हूँ, ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू दो तरीके से लिख सकते हैं हम, 3.99999 ऐसे लिख सकते हैं कि भाई बढ़ते 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 4 तक पहुँचे, ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5.0000000 और लास्ट में कहीं डिजिट लगा दिया 1, ठीक है, सॉरी 4.00000 और लास्ट में डिजिट लगा दिया 1, इस तरीके से, ठीक है। इससे कम होते होते यहाँ तक पहुँच जाएं, है ना, 5 से कम होके यहाँ तक पहुँचे, तो ये भी लिमिटिंग वैल्यू होगी, ठीक है। एक साइड से हम कम होकर के आ रहे हैं, कुल मिलाकर के हमको कहाँ तक पहुँचना है, 4 तक पहुँचना है। ऐसे ही अगर मुझे x तक पहुँचना हो, ठीक है, x तक पहुँचना हो और मैं लिमिटिंग वैल्यू पुट करूँ एट एक्स इज इक्वल टू ए, कि मैं x की वैल्यू बढ़ाते 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 कहाँ तक पहुँचूँ, x इज इक्वल टू ए तक पहुँचूँ, तब मेरा जो फंक्शन है वो किस चीज़ को अप्रोच करेगा, वो किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, ठीक है। पहली तो चीज़ ये, और दूसरा कि जब मैं वैल्यू को कम करते हुए x इज इक्वल टू ए की तरफ ले जाऊँ तो मेरा फंक्शन किस वैल्यू को अचीव करेगा, ठीक है। उसी वैल्यू की स्टडी के लिए, उसी वैल्यू को जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, लिमिट को पढ़ते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस चीज़ को रीड्रॉ करूं, फिर से बनाऊं,